सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी मौज मस्ती चल रही है चैप्टर नंबर 5 विस्टास शुड विजार्ड हिट मम्मी के साथ में। तो हम लोग देख रहे हैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जो रॉजर स्कंक के बारे में है। किस तरीके से क्या होता है लास्ट में जाकर के केवल और केवल मैजिशियन जो है वो अपने मैजिकल वर्ड बोलता है और हमारा पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया, पता ही नहीं चला उसके बाद में क्या हुआ। तो गाइज इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि जैक की फैमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ जैक है, क्लेयर है, उसका एक 2 साल का बेटा है, एक 4 साल की बिटिया है और अपनी बिटिया को वो एक कहानी सुना रहा है और कहानी का बेस हमेशा एक जैसा ही रहता है। कहानी में हमेशा एक जैसी ही घटनाएं होती है। रॉजर नाम का एक छोटा क्रीचर होता है और लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि क्रीचर हमेशा छोटा ही क्यों लिया जाता है, बड़ा क्यों नहीं लिया जाता। तो उसको हम लोगों ने देखा, साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि जो है, जो बड़ी बेटी है और जो बार बार बीच बीच में क्वेश्चन पूछ के उसे परेशान कर रही है, जबकि उसे जल्दी से जल्दी इस स्टोरी को ख़त्म करना है, अपनी बेटी को सुलाना है और डाउनस्टेयर्स यानी कि नीचे वाली मंजिल पे जाकर के अपनी पत्नी की सहायता करनी है, जो घर के सारा जो भी वुडन जो भी चीज़ें बनी हुई, लकड़ी की सारी चीज़ें जो बनी हुई है उनको पेंट करने का काम कर रही है। तो ये गाइज हम लोग देख चुके हैं। आज के लेक्चर को कसम से कुछ भी बताने का मन नहीं है, ना तो समराइज करने का मन है, आज तो इंट्रोडक्शन भी देने का मन नहीं है कि मैं इसको इंट्रोड्यूस भी करूं, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इसके बारे में कुछ भी कहूंगा ना तो मज़ा खराब हो जाएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, है ना। अपना सेकंड जो पार्ट है इस स्टोरी का उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ही पॉज्ड, वो हल्का सा रुका, एज अ रेप्ट, जैसे कि वो किसी एक्सप्रेशन के अंदर अपनी अभिव्यक्ति में तल्लीन हो रहा है। वाइडेंड आउट, और फिर फूट करके बोला, फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रल्स forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties। तो जैसे ही वो मंत्र खत्म करता है, मंत्र खत्म करने के बाद हल्का सा रुकता है, अपनी एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति को देता है, फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रल्स, अपनी डॉटर की नॉस्ट्रल्स को देखते हुए, फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, अपनी आंखों की जो भौहें इनको ऐसे ऊपर कर लेता है, लोअर लिप को और ज्यादा वाइड करता है, नॉइसलेस, बिना किसी आवाज के मुस्कुराता है, एक एक्सप्रेशन जिसे जैक बहुत अच्छी तरह से समझता है। जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज, वो उसे पहचान करके, जान करके बिल्कुल भौचक्का हो जाता है, चौंक जाता है। हिज वाइफ्स फ्रीनिंग, यानी उसकी पत्नी जब दिखावा करती है प्लेजर का, आनंद का, एट कॉकटेल पार्टीज, जब कॉकटेल पार्टीज की जाती हैं, उस समय में वास्तविकता में वो उतना एंजॉय नहीं कर रही होती है, फिर भी वो एंजॉय करती हुई दिखाई देती है। एंड ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, ही विस्पर्ड, वह धीमे से कहता है, द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेस, यानी कि विजार्ड जो है उसका पूरा का पूरा जो घर है वो रोजेस की महक से महक जाता है। मुझे बताओ कि रोजेस की महक से कैसे महकता होगा, वो क्या कारण होगा कि वो रोजेस की महक उसमें आने लगती है? क्योंकि अब जो स्कंक है जिस काम से आया था वो काम पूरा हो चुका है और अब उसमें से रोजेस की स्मेल आ रही है। रोजेस रोजेस, रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश जो है वो क्राई करके कहती है। अब यहां पर क्या है कि थोड़ा सा हमारा जो जैक जो है वो थोड़ा सा बहक गया है। अब वो एक अचानक से भूल गया कि आज रॉजर कौन था, तो उसे ऐसा लगता है हाँ, तो रॉजर फिश जो है वो बहुत ही खुश होके कहता है, रोजेस एंड रोजेस, चारों तरफ बस गुलाब की खुशबू आ रही है। लेकिन तभी, एंड द विजार्ड सेड, और विजार्ड कहता है वेरी क्रैंकली, बहुत ही सनक के साथ, दैट ऑल बी 7 पेनीज, यानी कि ये सब जो मैंने तुम्हारे लिए किया है इसका तुम्हें 7 पेनीज पे करनी है। तुम्हारा इसका काम का पैसा कितना हो गया? 7 पेनीज। और डैडी तभी, अब जो तो भैया पूरी कहानी में डूबी हुई है वो तो गलती कर नहीं सकती, तो अपने डैडी को कहती है डैडी। डैडी कहता है हाँ क्या हुआ? रॉजर स्कंक, आपने गलती से रॉजर फिश कह दिया। आज रॉजर फिश की कहानी नहीं सुन रहे हम, आज हम कहानी सुन रहे हैं रॉजर स्कंक की। तो बात कीजिए रॉजर स्कंक, एंड यू सेड रॉजर फिश, आपने गलती से रॉजर फिश कह दिया। यस स्कंक, हाँ हाँ स्कंक, स्कंक, रॉजर स्कंक। यू सेड रॉजर फिश, लेकिन आपने तो रॉजर फिश कहा। वॉजंट दैट सिली, क्या ये बेवकूफी भरा नहीं है? आई थिंक ऐसे ही लिखते होंगे, एक बार चेक कर लेना प्लीज। बेवकूफी, बेवकूफी, बेवकूफी,
बेफिक्र वाला बेफ, है ना, तो बेवकूफी जैसा नहीं है। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, हाँ ये तो बहुत ही बेवकूफी भरा है तुम्हारे बेवकूफ से बूढ़े पिता। वेयर आई वॉज, हाँ तो मैं कहाँ था कहानी में। वेल यू नो अबाउट द पेनीज, खैर तुम्हें पेनीज के बारे में पता है, ये देखो इस तरह की होती है पेनीज, ये यहाँ पे रखी हुई है ना, सिक्के, सबसे छोटा सिक्का। से इट, इसे बताओ। ओके रॉजर स्कंक सेंड, तो रॉजर स्कंक कहता है ओके, तो जो विजार्ड है वो रॉजर स्कंक से कह रहा है तुमने पेनीज के बारे में कभी सुना है, तो वो कहता है हाँ मैंने सुना है। ओके रॉजर स्कंक कहता है ठीक है, बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज, लेकिन मेरे पास तो 4 पेनीज ही हैं। और जो यहाँ पे हमारे भाई साहब हैं वो कितने मांग रहे हैं विजार्ड, 7 पेनीज मांग रहे हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और वह रोना शुरू कर देता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, और जो है वो जैसे कहता है ना कि रॉजर स्कंक रोने लगता है तो रोने वाला चेहरा बना लेती है जो खुद भी, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। लेकिन इस बार जब वो चेहरा बनाती है रोने का, पिछली बार जब बनाया था वो तो वास्तविकता में उसकी उदासी थी, लेकिन इस बार उसमें सिंसियरिटी नहीं थी, ईमानदारी नहीं थी। क्यों नहीं थी ईमानदारी, क्यों ऐसा था कि वो रोने का चेहरा तो बना रही है लेकिन बहुत गंभीर नहीं है उस चेहरे को लेकर के, या वो क्यों अब उसको रोना नहीं आ रहा, जबकि विजार्ड ने 7 पेनीज मांगी है और रॉजर स्कंक के पास तो 4 पेनीज है केवल, तब भी उसे रोना क्यों नहीं आया, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। दिस एनॉयड जैक, और इससे जैक को गुस्सा आ गया। डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, और नीचे वाली सीढ़ियों के नीचे की तरफ जो फ्लोर है वहां पर और ज्यादा फर्नीचर की आवाज आने लगी, खटखटाहट की। क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, क्लेयर को भारी चीजों को इधर से उधर नहीं हिलाना चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, अब देखिए इनका एक 2 साल का बेटा है, 2 year का बॉय है, 4 year की जॉ है जो ये डॉटर है, इसके अलावा उसकी वाइफ जो है वो 6 month प्रेग्नेंट है ना, उसकी वाइफ जो है 6 months प्रेग्नेंट है। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, इट वुड बी देयर थर्ड, और ये उनका तीसरा बच्चा होने वाला है। सो विजार्ड सेड, तो विजार्ड कहता है ओ वेरी वेल, अच्छा ठीक है, गो टू द एंड ऑफ द लेन, यानी कि ये जो गली है जिस रास्ते से तुम आए हो उसके अंत तक जाओ, टर्न अराउंड 3 times, और 3 बार गोल घूम करके देखना, एंड लुक डाउन द मैजिकल वेल, और नीचे की तरफ देखोगे तो तुम्हें एक जादुई कुआं दिखाई देगा। एंड देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज, और वहां अगर जाकर तुम ढूंढते हो तो तुम्हें वहां पर 3 पेनीज मिलेगी। हरी अप, जल्दी करो। सो रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, तो रॉजर स्कंक जाता है और गली के अंत तक जाता है। टर्न्ड अराउंड 3 times, 3 बार गोल घूमता है। देयर इज अ मैजिक वेल, वहां उसे एक जादुई कुआं दिखाई देता है। वर 3 पेनीज, और उसमें 3 पेनीज रखी होती हैं, 3 सिक्के रखे होते हैं। सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड, तो वो वहां से उठाकर उन्हें विजार्ड को लाके दे देता है। एंड वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश होता है। रेन आउट इन टू द वुड्स, और भाग करके जंगलों में जाता है। वुड्स का मतलब है यहाँ जंगल, लकड़ियां मत कर देना, भाग करके कहां जाता है, जंगल में जाता है। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड, और दूसरे सारे छोटे छोटे जीव जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं अराउंड हिम, उसके चारों ओर। बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। बहुत अच्छी खुशबू किसकी आ रही होती है, गुलाब की खुशबू, बहुत अच्छी उसमें से गुलाब की खुशबू आ रही होती है। एंड दे प्लेड टैग, टैग यानी कि पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, लेक्रोसिस, 2 टीम की लंबी लंबी लाइनें बना करके और एक साथ खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, सॉकर खेलते हैं, एंड पिकअप स्टिक्स खेलते हैं। तो ये अलग अलग खेलों के नाम है जो वो खेलते हैं। अब जैसे ही वो कहता है पिकअप स्टिक्स खेलते हैं, तो वैसे ही वो कह देती है जो व्हाट इज पिकअप स्टिक्स, ये पिकअप स्टिक्स क्या है, इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक, ये एक खेल है जो छड़ियों के साथ, स्टिक के साथ खेला जाता है। लाइक द विजार्ड्स मैजिक वॉन्ड, जैसे कि जो पूछती है कि जैसे कि मैजिक वॉन्ड होती है विजार्ड के पास, वैसी काइंड ऑफ, हाँ वैसी ही। एंड दे प्ले गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, और वो सारे के सारे जो हैं जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं साथ में पूरी दोपहर एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं और बहुत हंसते हैं पूरी दोपहर के अंदर। एंड देन इट बिगिन टू गेट डार्क, और उसी समय अंधेरा होने लगता है। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज, और वे सभी दौड़ करके अपनी अपनी मम्मीज के पास घर जाने लगते हैं। जो वॉज स्टार्टिंग टू फस, यानी कि बिना बात के हिलना शुरू करता है विथ हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, तो जो है वो बिना बात के हिलना शुरू कर देती है अपने हाथों के सहारे और खिड़की के बाहर देखने लगती है। एट द क्रैक, एक पतली सी लकीर की ओर, ऑफ डे
दैट शोड अंडर द शेड, दिन के समय में जो छाया के अंदर दिखाई दे रहा है। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, और उसे लगता है कि स्टोरी बस यहाँ खत्म हो गई, क्योंकि हमेशा यही होता है कि भाई उसे घर जाना होता है, फिर डिनर वगैरह का भी आता है वैसे तो डिस्क्रिप्शन। जैक डिड नॉट लाइक विमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जैक को ऐसी औरतें पसंद नहीं जो किसी भी चीज को ग्रांटेड ले, यानी किसी बात को पत्थर की लकीर मान लेती है। वैसे टेकिंग फॉर ग्रांटेड का मतलब या टुक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कोई चीज जो आपके लिए की गई है, सामने वाले का उसके प्रति कृतज्ञ होना, सॉरी गलत बोल दिया, कृतज्ञ होना है ना, कृतज्ञ होना नहीं, कृतज्ञ होना, किए हुए उपकार को ना मानना, तो उस व्यक्ति को बोल देते हैं यार ही इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ आकर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो कोई विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थियों का ऐसा मूड भी रहता है, हाँ यार पढ़ा रहा है, इसकी इच्छा, हमारा क्या लेना देना, तो वो क्या है, दे आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। मैं ऐसा कह दूंगा कि ये लोग मुझे ग्रांटेड ले रहे हैं, यानी कि मैं जो भी मेहनत करके आ रहा हूं उसके लिए इनका कोई आभार नहीं है, इनका कोई धन्यवाद नहीं है, तो ये लोग मुझे ग्रांटेड ले रहे हैं। ऐसे ही आप अगर अपने किसी दोस्त की मदद करो तो ऐसे बिहेव कर, हाँ तू दोस्त है भाई, तेरे को करनी पड़ेगी मेरी मदद, एक बार नहीं 10 बार 100 बार करनी पड़ेगी। दैट मीन्स अगर वो हंसी मजाक में कह रहा है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर सच में आपने उसके लिए कुछ किया और वो थैंकफुल नहीं है तो इसका मतलब ही इज टेकिंग फॉर यू ग्रांटेड, तो वो वाली बात है। तो उसको ऐसी औरतें पसंद नहीं, उसको ऐसी औरतें पसंद नहीं, मुझे ऐसा कोई भी पसंद नहीं जो मुझे टेक फॉर ग्रांटेड लेता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप 10 बार फोन करो तो वो एक बार उठाए, तो उसे 11वीं बार फोन नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। हाँ यार फालतू बैठा है, कर रहा होगा फोन। तो आप भी बताइए कि आपका समय कितना व्यस्त है, आप खुद कितने बिजी हो कि भाई मेरे खुद के पास टाइम नहीं है कि मैं फ़ोन करके तेरे हालचाल पूछ सकूं। तो अगर मैं फ़ोन कर रहा हूं तो या तो कॉल अटेंड कर, नहीं तो कॉल बैक किया अगर भाई ठीक है। तो किसी को भी कभी भी अलाउ मत कीजिए कि आपको कोई भी व्यक्ति ग्रांटेड ले, है ना। अगर आप किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उस व्यक्ति को देखिए, उसका स्वभाव देखिए। अगर वो आपको ग्रांट के लिए ले रहा है, टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, तो आप जितना जल्दी हो सके उसका साथ छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतर स्थिति हो सकती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, बाकी आप जैसा चाहें वैसा अपने जीवन में कर सकते हैं। ही लाइक देम एप्रिहेंसिव, यानी कि वो उत्सुकतावादी तौर पर उन्हें पसंद करता है। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, और उनके अपने खुद के शब्द जो है उनकी प्रतीक्षा करता है। नाउ जो आर यू लिसनिंग, अब जो आगे कहानी बची है, क्या तुम सुन रही हो, नहीं सुन रही हो? यस, हाँ मैं सुन रही हूं, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। रॉजर स्कंक्स मम्मी सेड व्हाट्स द ऑफुल स्मेल, यानी जैसे वो घर जाता है, घर जाते ही रॉजर स्कंक जो है उसकी मम्मी कहती है कि यार ये कैसी गंदी सी स्मेल आ रही है, ये कैसी गंदी सी बदबू है जो आ रही है। और ये गंदी सी बदबू किसके लिए कह रही है? गुलाब की बदबू के लिए, क्योंकि उनके लिए जैसे वो बेसिकली स्मेल करते हैं वो उनकी बेसिक स्मेल है, उससे अलग हटके स्मेल करोगे तो उनको तो यही लगेगा गंदी सी स्मेल। व्हाट, इस पे जो कहती है क्या, पहले तो इतना गंदा बास रहा था कि कोई उसके पास भी नहीं आना चाहता, अब वो गुलाब की तरह महक रहा है, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी कह रही है कि कैसी गंदी सी स्मेल है ये क्या हो गया। एंड रॉजर स्कंक सेड, और रॉजर स्कंक कहता है इट्स मी मम्मी, ये मैं हूं मम्मी। आई स्मेल लाइक रोजेस, मेरे में से अब रोजेस की तरह स्मेल आती है। एंड शी सेड, और उसने कहा हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, कौन है मुझे बताओ जिसकी वजह से तुम में से ऐसी स्मेल आ रही है, जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया है। एंड ही सेड, और वो कहता है द विजार्ड, वह जादूगर। एंड शी सेड, और वो कहती है वेल ऑफ ऑल द नर्व, बिना डरे यू कम विथ मी एंड वी आर गोइंग टू राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड, तुम मेरे साथ चलो, हम अभी के अभी राइट नाउ, राइट बैक, इसी समय लौट करके वापस उस भयानक, बेकार, गंदे, ऑफुल यानी कि नकारात्मक रूप से आप जो भी कह सकते हो, दुष्ट विजार्ड के पास हम अभी के अभी चलेंगे जिसने तुम्हारी स्मेल चेंज कर दी। जो सेटअप, जो का दिमाग खराब, उसके तो जितने बल्ब हैं सारे दिमाग में एक झटके में सारे फ्यूज हो गए। बोली ये क्या हो गया, गंदा स्मेल कर रहा था, रोजेस की तरह अच्छा स्मेल करने लगा, अब मम्मी को क्या हो गया भाई, ये वापस लेके जा रही है उसे। तो बैठ गई, हर हैंड्स डबलिंग, अपने हाथों को फेंकते हुए, इन एयर विथ जेन्युइन फ्राइट, एक अचानक से वास्तविक डर को दर्शाते हुए। बट डैडी, लेकिन डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, लेकिन उसके बाद तो वो कहेगा ना कि भाई दूसरे छोटे जानवर उससे दूर भाग जाएंगे। हर हैंड्स
स्टिकर्ड ऑफ, और उसके हाथों से वो तेजी से भागने का इशारा करती है इनटू द अंडरब्रश, और छोटी सी झाड़ियों के बीच में, है ना, कि वो तो फिर छोटी सी झाड़ियों के बीच में भाग जाएंगे अगर वो ऐसा करेगा तो, अगर उसकी वापस से पुरानी वाली स्मेल आ गई तो। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, वह कहता है, बट मम्मी, लेकिन मम्मी, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, लेकिन मम्मी अगर आप मेरी वापस वहां ले जाके स्मेल चेंज कराओगे तो सारे छोटे जानवर भाग जाएंगे। एंड शी सेड आई डोंट केयर, और वो कहती है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। जैसे कि मोस्टली हमारे माता पिता कहते हैं जब भी हम उन्हें कोई बड़ा विचारशील और गहन चिंतन वाला कोई विचार कहते हैं, और उसके बाद उनका जवाब आता है आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, परीक्षा में नंबर कम आए, पापा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरा पेन नहीं चल रहा था, मेरा पड़ोसी टिपाने से मना कर रहा था, तो पिताजी का जवाब आता है, हम तो बड़ा झूठ भी बड़ा तरीके से बोलते हैं ना, पूरा एक कन्विक्शन के साथ कि नहीं, पूरा सच यही है कि पेन नहीं चल रहा था, या आंसर आता तो था लेकिन जैसे ही मैं लिखने लगा वैसे ही टाइम खत्म हो गया, इसलिए मेरे नंबर नहीं आए। तो फादर का क्या एक्सप्रेशन आता है, मदर का क्या एक्सप्रेशन आता है, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड, तुम उसी तरीके से स्मेल करोगे जैसे एक छोटे स्कंक को स्मेल करना चाहिए। हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विजार्ड, और मैं तुम्हें वापस अभी के अभी विजार्ड के पास ले जा रही हूं। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला, उसने एक अम्ब्रेला लिया, छाता लिया, एंड वेंट बैक विथ रॉजर स्कंक, और रॉजर स्कंक के साथ वापस लौट गई। एंड हिट दैट विजार्ड, और उस विजार्ड को मारा राइट ओवर द हेड, जाके छाते से सीधा धम करके सर पे मारा उसके, कि भाई ये तुमने क्या कर दिया। नो, नहीं, जो सैड, जो को बड़ा गुस्सा आ रहा है उसकी मम्मी पे। अब जो का गुस्सा फटने वाला है भैया, क्योंकि अगर मैं जो की जगह होता तो शायद मुझे इस तरह की स्टोरी सुन के बहुत गुस्सा आ जाता कि क्या कर रही है भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा है बेचारे के जीवन में, क्यों उसके जीवन का पुनः सत्यानाश करना। जो सैड एंड पुट हर हैंड आउट टू टॉर्च हिज लिप्स, अपने टच हिज लिप्स, अपने होठों को छूने के लिए उसने अपने हाथ को बाहर निकाला। येट इवन इन एजिटेशन, बल्कि उत्तेजना में होते हुए भी, डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ, जहां से वो कहानी चल रही है उस सोर्स को उसने रोकने की कोशिश नहीं की। इंस्पिरेशन केम टू हर, और उसमें एक प्रेरणा आ गई। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक, और बिना कुछ सोचे समझे उसने कहानी का अगला हिस्सा अपने मन से कह दिया। उसके बाद विजार्ड ने वापस उसकी मम्मी को सर पे मारा और उसको वापस पुराने स्कंक में नहीं बदला। इस तरीके से ये पार्ट जो है वो खुद ही जोड़ देती है जो, क्योंकि जो को पसंद नहीं आ रहा जिस तरीके से कहानी जा रही है। नो, ही सेड, तभी जैक कहता है नहीं। द विजार्ड सेड ओके, विजार्ड कहता है ठीक है। एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर, और रॉजर स्कंक जो है अब उसमें से और जो स्मेल है रोजेस की वो नहीं आ रही थी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और वो फिर से उसमें से वही गंदी बदबू आने लगी। बट द अदर लिटिल एनिम, लेकिन दूसरे जो छोटे एनिमल थे वो एनम, अब वो एनिमल नहीं बोल पा रही। जॉनी, इट्स डैडीज स्टोरी, तो जो का पूरा नाम क्या है, जॉनी है, तो जॉनी ये डैडी की स्टोरी है। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या तुम चाहती हो कि आज के बाद डैडी तुम्हें और कोई कहानी ना सुनाए। हर बोर्ड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट, उसका बोर्ड फेस यानी कि वो बोर हो रही थी वैसा फेस से उसने देखा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ऐसा करके अपने पिता की ओर देखती है और उसकी लाइट शिफ्ट हो गई एस्टेंडेड, यानी कि वो हैरान में आश्चर्यचकित होते हुए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कहानी का सत्यानाश कर रहे हैं। हर बार लास्ट में अच्छा हो जाता है लेकिन आज तो आप लास्ट में भी उसमें से गंदी स्मेल निकलवा रहे हैं। दिस इज वॉट हैपेंड, और यही हुआ। देन उसके बाद रॉजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, रॉजर स्कंक और उसकी मम्मी जो है वो वापस घर चले गए। दे हर्ड वू वू, और उन्हें वू वू की आवाज सुनाई दी, वू वू, फिर से वू वू। एंड इट वॉज द चोचो ट्रेन ब्रिंगिंग, एक चोचो ट्रेन थी, इस तरह की होती है छोटे बच्चों को दिखाने के लिए, जो कि डैडी स्कंक को घर ले आई थी बॉस्टन से, ब्रिंगिंग डैडी को लाने वाली, है ना। एंड दे हैड लीमा बीन्स, और उन्होंने अमरीकी सेमफली जो होती है इस तरीके देखने वाली, और सैलडे अजमोदा जिसे कहते हैं, लिवर एंड मैश पटेटोज, उबले हुए मसले हुए पटेटोज यानी आलू खाए। पाए ओ माई फॉर डेजर्ट, पाए ओ माई, वैसे पाए का मतलब मिठाई हो जाता है, ओ माई एक तरह से बच्चों को बहलाने के लिए उस नाम का मीठा व्यंजन खाया। एंड व्हेन रॉजर स्कंक वाज इन बेड, मम्मी स्कंक
केम अप। जब रॉजर स्कंक बिस्तर में लेटा हुआ था तो मम्मी स्कंक उसके पास आई, हग्ड हिम, उसे गले लगाया, एंड सेड, और कहा, ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, कि फिर से वो उसके छोटे प्यारे से बेबी स्कंक की तरह स्मेल कर रहा है, एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और यही स्टोरी का अंत है। बट डैडी तो जो है भाई, वो नहीं छोड़ने वाली अपनी डैडी को। बट डैडी, लेकिन फिर से डैडी, व्हाट, क्या हुआ? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, लेकिन क्या फिर से दूसरे एनिमल जो है उससे भाग नहीं जाएंगे? नो, नहीं भागेंगे, बिकॉज इवन एक्चुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल। अंत में जाकर के उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया जैसा वह वास्तविकता में था, और अब वो उसकी किसी बात को माइंड नहीं करते थे, यानी किसी बात पर ऐतराज नहीं करते थे बिल्कुल भी। व्हाट्स इवन शिडे? इट्स अ लिटिल वाइल। ये इवन शिडे क्या है? सो इट्स अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर बाद, दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी। उसके बाद वो कहती है वो बिल्कुल ही बेकार और स्टूपिड मम्मी थी। इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं है। ही सेड विद अ रेयर एम्फेसिस, बहुत मुश्किल से, बहुत जोर देकर के कहता है ऐसा नहीं है, मम्मी गलत नहीं है यहाँ पे। एंड बिलीव्ड, और विश्वास करता है, फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन से, दैट शी रियलाइज्ड शी वॉज डिफेंडिंग, उसे महसूस हो गया है कि वो उसका समर्थन नहीं कर रही है, कि वह डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, आत्मरक्षा करने की कोशिश कर रहा है। हिज ओन मदर टू हर, उसकी ही माँ से उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। और समथिंग एज ऑड, और कुछ चीजें और ज्यादा अजीब। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपना बड़ा सा भारी सर अपने बिस्तर में रखो और एक लंबी सी झपकी लो। ही एडजस्टेड द शेड्स, वो पर्दे लगा देता है। सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, ताकि दिन की एक झलक या एक छोटी सी रोशनी भी दिखाई ना दे। टिप टॉइड, पंजों के बल चल के, बिल्कुल धीरे धीरे, बिना आवाज करे पंजों के बल चलकर दरवाजे तक जाता है। इन द प्रिटेंस, दिखावा करने के लिए, दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, कि जैसे उसे नींद आ गई हो। बट वेन ही टर्न, लेकिन जब वो मुड़ता है, ही क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ कवर्स एंड स्टेरिंग एट हिम, वो झुकी हुई है कवर्स के, यानी कि रजाई के ऊपर, या जो भी उसका ओढ़ने का था उसके ऊपर, और उसकी ओर घूर रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स, जाओ बिस्तर में चली जाओ, एंड फॉल फास्ट अस्लीप, और जल्दी से सो जाओ। बॉबी इज अस्लीप, बॉबी वही है उसका 2 साल का बेटा, 2 ईयर बॉय बॉबी है, वो पहले ही सो रहा है, तुम भी सो जाओ। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड ग्रिंगरली, वो संकोच डर के साथ वो उछलते हुए खड़ी हो, मतलब बाउंस अप करती है, ऑन स्प्रिंग्स, जैसे कि गद्दे के स्प्रिंग्स पे। डैडी डैडी व्हाट, हाँ क्या? टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मम्मी। मैं चाहती हूं कि कल आप मुझे वो एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें विजार्ड अपनी छड़ी ले और उससे मम्मी को मारे। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड, और उसके मोटे मोटे हाथ जो हैं उन्हें काट दे, चॉप कर दे। फोर्सफुली, जबरदस्ती। राइट ओवर द हेड, और जोर से उसको प्रहार करे, जोर से उसको मारे उसके सर पे। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, नहीं ये कहानी नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा इसका फादर जो है कोशिश कर रहा है इसे समझाने की, और जो है वो समझ नहीं पा रही। इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। सॉरी, मैं टेक्निकल इंग्लिश में चल रहा हूँ, 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड बस घूम के आ रहे हैं, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। कम्युनिकेशन चैनल में जब गैप आता है तो कहने वाला अपनी बात को सुनने वाले को ठीक तरीके से समझा नहीं पाता। जब भी कहते हैं कम्युनिकेशन होता है, इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीकर एंड लिसनर टू मेक दैट कम्युनिकेशन फेयर एंड गुड, कि कम्युनिकेशन में सुनने वाले की और बोलने वाले की दोनों की जिम्मेदारी होती है कि उस कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाए, उस बातचीत को सफल बनाए, कि मैं जो बोल रहा हूं आप समझ पाए, आप जो बोल रहे हैं वो मैं समझ पाऊं। तो कम्युनिकेशन में 2 लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन यहां पर जो और डैडी दोनों ही इस कम्युनिकेशन चैनल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो को क्या समझने में दिक्कत आ रही है उसके डैडी ये नहीं समझ पा रहे। अगर वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, वो उसको जबरदस्ती करना चाह रहे हैं उसके साथ कि नहीं मॉम सही है, मॉम के साथ कुछ गलत नहीं है, और उसने अपने लॉजिक के साथ बता दिया है कि वो क्या सोचती है कि मॉम सही क्यों नहीं है, या मॉम को क्यों मारना चाहिए, क्यों वो चाहती है कि विजार्ड जो है वो हिट करे मम्मी को, ऐसा वो क्यों चाहती है, क्या कारण है। लेकिन उसके डैडी उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे, और यही मुझे लगता है कि
हमारा जो सोसाइटी है जिसमें बड़ों और छोटों के बीच में एक गैप जो आता है, जो कि मुझे कई बार बहुत पीड़ा पहुंचाता है। कई स्टूडेंट्स से जब मैं मिलता हूं, बात करता हूं, तो मुझे बहुत दुख होता है जब वो कहते हैं कि आई हैव अ अब्यूजिव फैमिली। मेरा परिवार ऐसा है जो मुझे समझता नहीं है, मेरा परिवार ऐसा है जो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ नीचा दिखाते रहते हैं। तो इस तरह की फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कौन से ऐसे माता पिता होंगे यार जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते होंगे। बस वो ये गैप जो है ना, वो इस गैप को खाली छोड़ देते हैं। आपकी समझ यहां से शुरू है, उन्होंने आपको यहां तक समझा दिया, और ये समझाने वाला तरीका जो है ये खास करके आ जाता है ऑर्डर फॉर्म में, कि वो आदेश ही देते हैं सीधा कि आपको ये करना है, क्यों करना है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसको करने से क्या होगा। उन सारी चीज़ों को जब हम यहाँ से वापस पूछते हैं तो वो हो जाती है नो रेस्पॉन्सिव जोन, कि जहाँ पर वो आपको रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। और उनका एक सीधा सेंटेंस आता है, तेरे को जितना बोला उतना कर, तेरे को जैसे बोला है वैसे और जितना बोला उतना कर, फालतू अपना दिमाग मत लगा। कोई चीज़ जो तार्किक तौर पर लॉजिकली अगर किसी भी इंसान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे मेरे किसी घर के बड़े बूढ़े ने कहा कि ये 6 मंजिला इमारत है बेटा, छत से कूद जाओ। लॉजिकली वो बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि क्यों कूदने के लिए कह रहे हैं भाई। मैं अच्छा खासा जिंदा हंसता खेलता बच्चा खड़ा हूँ आपके सामने, क्यों मुझे छत से गिराने की कोशिश की जा रही है या फेंकने की कोशिश की जा रही है। मैंने पलट के पूछ लिया कि क्यों कूदना है। अब आ गया नो रेस्पॉन्स जोन। रेस्पॉन्स नहीं देंगे इस बात का, कि इस बात का सीधा रेस्पॉन्स देते बेटा तुम्हें इसलिए कूदना है क्योंकि नीचे हम लोगों ने पानी का बना रखा है, या नीचे बहुत गहरा पानी है, तुम्हें अच्छे से तैरना आता है, या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, तो उस डर को निकालने के लिए हम कह रहे हैं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए नीचे सब कुछ लगाया गया है। कुछ नहीं, बस बोला ना कूद जा, कूद जा। नो रेस्पॉन्सिव जोन, समझ रहे हो? जोन समझ में आ गया? तो वो चीज़ मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए ना। कोशिश कीजिए एक बार बैठ करके, अगर आई होप, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो कोई ऐसा कुछ भी अपने लाइफ में फेस ना कर रहे हो, लेकिन अगर फिर भी आप फेस कर रहे हैं, कोशिश कीजिए, बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, उनका नज़रिया समझने की कोशिश कीजिए, और अगर उनसे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो उनकी उम्र का कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप खुल के बात कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति से वो रेस्पॉन्स समझ सकते हैं कि आपके घर वाले आपसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। अगर वो नहीं बता रहे या नहीं बताना चाह रहे तो आप उनकी उम्र के या उनके आसपास के किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं या वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। हालांकि पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। मेरा थोड़ा सा नेचर ऐसा ही है कि मुझे जो ठीक लगता है मैं करता हूँ, जो ठीक नहीं लगता वो नहीं करता, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों। क्योंकि जब मैं निर्णय लेने की स्थिति में आता हूं तो उसके परिणाम को भुगतने के लिए मैं पूरी तरह से तत्पर रहता हूं, तैयार रहता हूं कि हाँ, किसी और के कहने पर मैंने नहीं किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था। तो अब इसका जो भी नतीजा आएगा, उस नतीजे को अगर अच्छा नतीजा निकलता है तो एंजॉय करने के लिए भी तैयार रहता हूँ, बुरा नतीजा निकलता है तो उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहता हूँ। तो जब भी आप डिसीजन मेकिंग पावर पे आए ना, कि जब आई विल टेक माई डिसीजन, तो खुल करके अपने दिमाग को खोल करके इन दोनों चीज़ों के लिए भी तैयार रहना कि हमेशा हम जो सोचते हैं उसके परिणाम वैसे नहीं निकलते जैसे कि हम चाहते हैं, जैसा कि अभी जो के साथ होगा। चले देखते हैं जो के साथ क्या हुआ फिर। तो ये दैट्स द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉम। बात इतनी सी है कि छोटा सा स्कंक जो है अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवर हैं उन सबसे ज्यादा। एंड शी न्यू वॉट इज राइट, और उसकी माँ जानती है कि उसके लिए क्या सही है। नो, नहीं, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, डू इट, कल आप कहेंगे कि उसने उसकी मम्मी को मारा। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड, वो अपने पैरों को ऊपर की ओर उछालती है और बिस्तर पर बैठ जाती है विद अ ग्रेट हीव, एक बहुत ही उछल कूद के साथ। एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, और कंप्लेंट करने लगती है स्प्रिंग्स के बारे में, एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम, जैसा कि उसने पहले सैकड़ों बार किया है, बिफोर, पहले भी। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ,
बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वो हंस नहीं रही थी, वो पूरे गुस्से में थी और वो चाहती थी कि विजार्ड जो है उसकी मम्मी को जरूर पीटे मारे। से इट डैडी, कह दीजिए डैडी। वेल विल सी, खैर हम देखेंगे कल। नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, अब थोड़ा सा रेस्ट ले लो। स्टे ऑन द बेड, बेड पर ही रहो। यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउनस्टेयर, वह दरवाजा बंद करता है और सीढ़ियों से नीचे चला जाता है। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स एंड ओपन द पेंट कैन एंड wearing an old shirt of his on top of her maternity smock। ठीक है, तो वह दरवाजा बंद करके नीचे चला जाता है। नीचे आके देखा क्लेयर जो है उसने कुछ अखबार बिछा रखे हैं और उस पे उसने पेंट के जो डब्बे हैं उन्हें खोल करके रखा है और उसने एक पुरानी शर्ट पहन रखी है जो कि इसके पति की है। टॉप पर जो उसके मैटरनिटी स्मॉक है, यानी कि जो ढीला कुर्ता पहना जाता है महिलाओं के द्वारा प्रेगनेंसी के टाइम में, वॉज स्ट्रोकिंग, वो थपथपा रही थी। द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश, यानी कि एक डिप्ड जो पेंट में डुबोया हुआ ब्रश था उससे वो एक चेयर की रेल यानी कि हत्था जो होता है उस पर थपथपाकर उसमें पेंट कर रही थी। अबव हिज फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड, जब उसके पैरों के आने का कंपन हुआ। ही कॉल्ड, उसने पुकारा, जोआने शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू। तो जैसे ही वो नीचे आता है उसे अपने पीछे से पैरों के चलने की आवाज आती है, तो समझ जाता है कि जो बिस्तर से उतर चुकी है और नीचे आ रही है। तो चिल्ला के कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं वापस ऊपर आऊं और तुम्हारी पिटाई कर दूं? द फुटस्टेप हेजिटेटेड, और फुटस्टेप जो है वो हिचकिचाकर रुक जाते हैं। दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी। क्लियर कहती है कि आज की कहानी बहुत लंबी कहानी थी। द पुअर किड, ही आंसर्ड, कहता है बेचारी बच्ची, एंड विथ अटर वेरीनेस, और बहुत ज्यादा थकान के साथ, वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, अपनी पत्नी के किए गए सारी मेहनत के काम को देखता है। द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स, जो लकड़ी का सारा काम था, एक पिंजरा सा जो बना हुआ था सजावटी लकड़ी के लिए, एंड रेल्स, और सारी के हत्ते जो थे, बेसबोर्ड जो थे जो उनके चारों तरफ फैले हुए थे। वॉज हाफ ओल्ड टेन, जो आधे चमड़े से बने हुए थे, हाफ न्यू आइवरी, जो आधे हाथी के दांतों से बने हुए थे। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, और अपने आप को एक बहुत ही गंदी सी भद्दी सी मध्यम स्थिति में पाता है। एंड थॉट ही एज फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विथ हिम, और उसे लगता है कि वो अपनी पत्नी के साथ इस पिंजरे में फंस गया है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विथ हर, वो उससे बात नहीं करना चाहता, वर्क विथ हर, उसके साथ काम नहीं करना चाहता, टच हर, उसे छूना नहीं चाहता, एनीथिंग, और कुछ भी नहीं। यानी कि ये कहानी जो है, इस कहानी ने इस व्यक्ति को अंदर तक हिला दिया, अंदर तक झिझोड़ दिया कि अब उसका मन ही नहीं लग रहा, उसको लग रहा है कि मैं भी किसी पिंजरे में फंसा हुआ हूं, है ना। तो लास्ट में थोड़ा सा उसका मूड खराब हो गया हमारे स्टोरी टेलर का, जिसको वो इस तरीके से एक्सप्रेस करता है। क्वेश्चन मेरा सिंपल है कि जैसा इसने कहा, जो इसने कारण बताया, मुझे लगता है कि कारण इससे अन्य अलग भी हो सकते हैं। उस कारणों पे 2 मिनट चर्चा करेंगे और फिर खत्म करेंगे इस लेक्चर को। तो केवल वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और केवल के बाकी जानवर उसे समझ जाएंगे, मुझे लगता है कि ये दृष्टिकोण तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले मानते हैं प्रिटेंशन या प्रिटेंड करना अपने आप को। मैं जिस तरीके के परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं अपने आप को वैसा ही दिखाता हूं कि भाई मैं एक निम्न मध्यम परिवार या मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूं। अब अगर मुझे करोड़पति लोगों से दोस्ती करनी है, उनके बराबर का दिखावा करने के चक्कर में मैं अपने घर में पैसों का सत्यानाश कर दूं कि घर में रोज जाके लड़ाई झगड़े करूं कि इतना पैसा दो, मेरे को तो बाइक लेके आनी है 12-15 लाख की, और मुझे तो कार लेके आनी है 45-50 लाख की, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो मुझे लगता है कि प्रिटेंशन को लेकर के बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में जोर दिया गया है, बल दिया गया है कि किसी के साथ रहने के लिए अपने मूल व्यक्तित्व में परिवर्तन करके उसके साथ रहना, प्रिटेंशन करना या अपने मूल व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है ना। एक बहुत ही पता नहीं मुझे, आई डोंट नो कि कहना अलाउ होता है कि नहीं होता है यूट्यूब लेक्चर के अंदर, लेकिन मैं मानता हूँ कि 12th क्लास का चैप्टर है तो शायद कह सकते हैं, ठीक है, मैं ये थोड़ा सा लिबर्टी लेता हूँ। तो कहते हैं ना कि आप जैसे हैं, अगर कोई आपसे वैसे प्रेम करे तो ठीक है, उसका प्रेम सही है, स्वीकार्य हो सकता है। आपको अपने अनुसार बदल करके फिर प्रेम करे तो फिर क्या का प्रेम है? फिर तो ये है कि भाई वो चाहता है कि आप उसके अनुसार ही जीवन जिए। वो चाहता है कि आप खड़े हो जाएं तो खड़े हो जाएं, वो चाहता है आप बैठ जाएं तो बैठ जाएं, खा लो तो खा लो, भूखे रह लो तो भूखे रह लो। तो इस तरह का जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं है।
अपना जीवन जीना है अपनी शर्तों पे, किसी और के हिसाब से नहीं। जैसा मैं हूँ ऐसा मैं हूँ। आपको पसंद है, आप मेरे साथ व्यवहार रखना चाहते हैं, रखिए। आपको पसंद नहीं है, आप मेरे साथ व्यवहार नहीं रखना चाहते, मत रखिए। इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। जो व्यक्ति वास्तविकता में आपका सम्मान करता होगा या आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा करता होगा, वो व्यक्ति हर स्थिति में आपके साथ रुकेगा। और जो व्यक्ति आपसे केवल अपना कोई काम निकलवाना चाहता है, अगर उस पर्पस से आपके जीवन में है, तो वो निश्चित तौर पर आपको छोड़कर चला जाएगा। और ऐसे व्यक्ति के जाने का जश्न मनाना चाहिए, दुख नहीं कि अच्छा हुआ चला गया, वरना पता नहीं किस किस तरीके से क्या क्या इस्तेमाल करता और हो सकता है मेरा जीवन ही खराब हो जाता। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों का चले जाना बहुत अच्छा है। अगर आपने ऐसा कुछ महसूस किया है, आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है, तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैं आज अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर करूंगा वरना तो हमेशा अगले लेक्चर में करता हूं, लेकिन आज मैं पहले शेयर कर देता हूं। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है और अभी भी कई बार निरंतर होता रहता है कि जैसे जैसे समय के साथ, जैसे मैं पढ़ता हूं चीज़ें, दर्शन पढ़ता हूं, मनोविज्ञान पढ़ता हूं, शास्त्र पढ़ता हूं, या संस्कृत और इंग्लिश की अलग अलग कृतियाँ जो हैं वो पढ़ता हूँ, तो वो जो भी मैं पढ़ता हूँ उसका मेरे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और मेरे जीवन जीने के तरीके में या मेरी जो विचार हैं उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। और उसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मैं उनके हिसाब से रहूं, उनके तरीके से चलूं, जो उनको ठीक लगता है वो करूं, तो मैं नहीं करता हूं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं करता हूं, मुझसे होता नहीं है। अगर वो ज़्यादा जोर दे के कहते हैं तो फिर मैं मना भी कर देता हूँ कि यार देखो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। फिर बेहतर ये होता है कि वो अपनी तरफ से बातचीत करना या व्यवहार रखना बंद कर देते हैं, तो मुझे एक बहाना मिल जाता है कि चलो धन्यवाद, अच्छा हुआ आप गए, क्योंकि आपके होने से ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ था मेरे जीवन में। अब मेरे जीवन में एक शांति है, सुकून है, जो मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्यारी लगती है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। लेकिन देखो, आज ईमानदारी से पहले मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप लोगों को भी करना पड़ेगा। चीटिंग मत करना कि सर ने तो शेयर कर दिया हम क्यों करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके गाइज, सी यू, बाय।